गरीब और अमीर बहन के ससुराल में पकवान। साक्षी, अरे ओ साक्षी। जी माँ जी, बोलिए। रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। माँ क्या हुआ? मुझे दर्द हो रहा है। अभी और होगा, ये ले। शांता ने ऐसे बोलकर साक्षी को मारना शुरू कर दिया। लेकिन वो आखिर ऐसा कर क्यों रही थी? क्या शांता गलत थी या साक्षी? आखिर बात क्या थी? चलिए कहानी में पीछे चलकर जानते हैं। अरे राधा, तू भी कभी रसोई में कदम रख दिया कर। जरा साक्षी को देख, हमेशा कुछ न कुछ बनाती रहती है और हर काम में परफेक्ट होती जा रही है। हाँ तो होने दो, वैसे भी नौकरानियां ही तो होती हैं सभी कामों में परफेक्ट। बेटा तू ना समझ नहीं रही है। मेरे कहने का मतलब है कि अब तुम्हारी दोनों की एक ही परिवार में शादी होने वाली है और ससुराल में अगर तुझसे कुछ करना नहीं आता होगा ना, तो आज तू जितनी मौज में यहाँ है उतने ही आंसू ससुराल में बहाएगी। ओहो माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? यहाँ भी मेरा ही राज है और ससुराल में भी मेरा ही रंग जमेगा। आप चिंता मत करो, ये बोनी बहना तो जैसे यहाँ मेरे कदमों में है वैसे ही वहाँ भी रहेगी। राधा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। राधा और साक्षी दोनों बहनें थीं, लेकिन साक्षी राधा के माँ बाप के द्वारा अडॉप्ट की गई थी, जिसकी वजह से उसका कद अपने परिवार पर नहीं था। साक्षी अपनी छोटी बहन राधा के आगे काफी बोनी थी, लेकिन सभी कामों में वो राधा से ऊपर ही थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। दोनों बहनों का एक ही परिवार में रिश्ता तय था। देखते ही देखते उनकी शादी का वक्त भी आ गया और दोनों बहनें विदा होकर एक साथ एक ही ससुराल आ गई। आज दोनों ही बहनों का पहली रसोई का दिन था। बहू, मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। जाओ, सारा राशन मैंने रसोई में रख दिया है, जाकर जो भी तुमसे बन पड़े वही बना लो। शांता की बात सुनकर दोनों बहनें रसोई में आ गईं, जहां पर राधा, तुम्हें कुछ बनाना आता भी है? मैं जानती हूँ इस वक्त तुम घबरा रही होगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी खाना बनाने में। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, ना आज है ना कभी पड़ेगी। तुम अपने काम पर ध्यान दो। राधा की बात सुनकर साक्षी बस चुप सी रह गई और दोनों बहनों ने अपनी पहली रसोई के पकवान बनाने शुरू किए। साक्षी तो हलवा पूरी वगैरह बहुत अच्छे से बना रही थी, लेकिन राधा बस ऐसे ही खड़े खड़े कभी अपने मुंह में बादाम डालती तो कभी ऐसे ही टहलने लगती। राधा, तुम कुछ भी क्यों नहीं बना रही हो? कहा ना अपने काम से काम रखो। राधा ने अपना खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था, जिसकी वजह से वो बेफिक्र थी। कुछ ही देर में साक्षी ने ही अपना हलवा पूरी बना दिया, जिसके बाद साक्षी किसी काम से बाहर आई कि तभी अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो बहना, तुम्हारे हलवे को एक तड़का दिया जाता है। राधा ने ऐसे बोलकर तेज आंच पर हलवा पकने को रख दिया। कुछ देर बाद जब साक्षी आई तो उसने देखा कि उसका हलवा जल चुका था और अब इतना समय नहीं था कि वो दूसरा हलवा बनाए, इसलिए उसे वही सबके सामने रखना पड़ा और राधा ने बाहर का खाना अपने परिवार के आगे लगाया। राधा बहू, जैसा तेरा रूप है ना खिला खिला, ऐसा ही तूने खाना बनाया है। लग नहीं रहा है कि घर में बना हुआ खाना है। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाकर नहीं भेजा था क्या? पहले ही रसोई का हलवा जला दिया। मुझे तो लगा था कि मेरी पत्नी अच्छा खाना बनाएगी, लेकिन साक्षी तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। सभी की बातें सुनकर साक्षी की आंखें भर आईं। मैं जानती हूँ कि ये किसका काम है, लेकिन मैं बता नहीं सकती। काश की राधा आगे से ऐसा ना करे। अगले दिन अरे नहीं, मेरा तो हाथ ही नहीं जा रहा है। राधा आ गई, इससे मांगती हूँ। राधा प्लीज मुझे यहाँ से मिर्ची का डिब्बा दे दो ना। मिर्ची चाहिए तो ले लो। राधा ने साक्षी को मिर्ची का डिब्बा नहीं दिया। कम कद होने की वजह से उसका हाथ डिब्बे तक नहीं जा रहा था, जिसका नतीजा ये आया कि साक्षी से उछलते हुए आटे का डिब्बा गिर गया और सारा आटा रसोई में फैल गया। ये क्या कर दिया तुमने? इतना सारा आटा फेंक दिया। अब तो मैं ये बात माँ जी को बताऊंगी। माँ, माँ। राधा ने आवाज लगाकर अपनी सास को बुला लिया और आटा गिरा हुआ देख शांता गुस्सा करते हुए बोली, सत्यानाश हो तेरा। मेरे घर में बस क्या नुकसान ही करने आई है? मेरा इतना सारा आटा गिरा दिया। ये कम से कम 1 हफ्ते का आटा था। बोनी बत्तख, कोई काम तो तुझसे आता नहीं है, बस काम बिगाड़ने आते हैं। शांता ने आज भी साक्षी को बहुत सुनाया, लेकिन वो बेचारी बस शांति से ही सब कुछ सुनती रही। ऐसे ही चलते चलते अब लगभग 1 महीना बीत चुका था। इस 1 महीने में रोजाना ही राधा ने साक्षी के ऊपर डांट पड़वाई थी, लेकिन साक्षी कभी भी उसके खिलाफ नहीं बोली। ऐसे ही सब चल रहा था कि आज साक्षी, राधा, आज मेरी सहेलियां मेरे घर पर आ रही हैं। साक्षी तू सभी काम तो फिर भी ठीक से कर लेती है, लेकिन रसोई तुझसे संभालनी नहीं आती। इसीलिए ये बात मैं खास तौर से तुझसे बोल रही हूँ। आज कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। माँ जी, आज तो सुबह से ही मेरे सर में दर्द है। आज आप साक्षी दीदी से ही सभी काम करवा लेना।
जी माँ जी, मैं सब कुछ कर लूंगी। क्या सच में तू सब कुछ कर लेगी? ठीक है, अच्छे से सब करना। शांता ने साक्षी को अच्छे से समझा दिया कि उसे क्या क्या करना था। कुछ ही देर में साक्षी ने अच्छे से घर की सफाई कर दी और उसके बाद शांता की सहेलियां आ गईं, जिनके लिए फिर साक्षी नाश्ता बनाने को गई। सारा नाश्ता तो रेडी है, बस चाय बन रही है। एक काम करती हूँ, जब तक ये चाय बनेगी तब तक मैं माँ जी का कमरा साफ कराती हूँ। बस वही एक है जो साफ होने से रह गया था। साक्षी ऐसे बोलकर अपने सास का कमरा समेटने को चली गई। चाय आंच पर ही थी जो राधा रसोई में आ गई और ओहो, अच्छा, तो समोसे कचौड़ी बनाकर रंग जमाने की तैयारी हो रही है। लेकिन अफसोस, सब कुछ मेरी मर्जी के हिसाब से होना है। ये गई चाय में मिर्ची। राधा ने पकती हुई चाय में मिर्ची डाल दी और वो वहां से चली गई। जब साक्षी ने वो चाय शांता की सहेलियों के आगे रखी तब हे भगवान, शांता कौन से बदले निकाल रही है ये मिर्ची वाली चाय पिलाकर। मिर्ची? शांता ने जैसे ही चाय पी तो उसे भी मिर्ची लगी। अब शांता के पास अपनी सहेलियों को समझाने को कोई शब्द नहीं था। वो बस चुप सी बैठ गई और उसकी सहेलियां उसे अल पल बककर चली गईं। जिसके बाद साक्षी, अरे ओ साक्षी। जी माँ जी, बोलिए। रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ मैं। माँ क्या हुआ? मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है माँ। अभी और होगा, ये ले। शांता ने ऐसे बोलकर साक्षी को मारना शुरू कर दिया। काफी देर तक मारने के बाद शांता का गुस्सा शांत हुआ। आज तेरी वजह से मेरी नाक कट गई। आइंदा अगर यह हरकत हुई तो तेरी गर्दन काट दूंगी। साक्षी जानती थी कि ये किसका काम था, लेकिन वो बेचारी बस चुप रही। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। अपनी बहन पर इतने जुल्म करवाने के बाद भी राधा बाज नहीं आ रही थी। आज साक्षी का पति भूख से बिलबिलाता घर आया कि तब राधा ने मौका देखकर उसके खाने में नमक तेज कर दिया। हर बार यही। अरे तुम्हारी दिक्कत क्या है साक्षी? कभी तो अच्छा खाना बना दिया करो। क्या हुआ जी? बताता हूं कि क्या हुआ। विवेक ने भूख से गुस्से में साक्षी को ही मारना शुरू कर दिया और वो बस बेचारी सभी जुल्मों को झेल गई। लेकिन आज की इस घटना पर शांता को कुछ फील हुआ और साक्षी वैसे तो हर काम अच्छे से ही करती है, लेकिन खाना वो इतना अजीब क्यों बनाती है? और राधा भी कभी उसके डिफेंस में नहीं बोलती। जरूर कोई तो बात है। शांता को अब शक हो गया था, इसलिए उसने इस सब की जड़ तक जाने का फैसला किया। अगले दिन जब साक्षी खाना बना रही थी तब शांता ने छिपकर उसके ऊपर नजर रखी और अच्छा, तो आज मैडम ने कढ़ाई पनीर बनाया है। चलो अभी मैं इसमें ये जमाल घोटा मिला देती हूँ, सभी को खाकर मजा आ जाएगा। राधा ऐसे बोलकर बस जमाल गोटा मिलाने ही वाली थी कि शांता ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और अच्छा, तो सारे फसाद की जड़ तू है और मैं अभी तक उस बेचारी पर गुस्सा करती थी। चल तुझे बताती हूँ। माँ जी। शांता राधा की चोटी पकड़कर उसे भी आंगन में ले आई। राधा की आवाज से भावुक और विवेक भी निकल आए। अभी शांता बस उस पर हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी साक्षी बीच में आ गई और बोली, रुको माँ जी, क्या कर रही हो आप? इसे सजा दे रही हूँ। बहू तू नहीं जानती इसने तेरे साथ धोखा किया है। यही है वो जिसकी वजह से आज तक तू पिसी है। माँ जी मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि मेरी छोटी बहन को मत मारिए, इसे माफ कर दीजिए। जब पहली रसोई में मेरा हलवा जला था मैं तभी समझ गई थी कि ये इरादा का ही काम है, लेकिन मैंने इसे माफ कर दिया। आप भी कर दो। साक्षी की बात सुनकर राधा यूं ही रह गई। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसकी बहन कितनी अच्छी है। शांता ने भी राधा को समझाया और आज के बाद फिर कभी राधा ने कोई गलत काम नहीं किया और दोनों बहनें मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगी। माँ जी आप चिंता क्यों करती हैं? माँ को घर आए हुए आज 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि माँ यहाँ की शानो शौकत देखकर जाने का नाम नहीं लेने वाली। देख बहू, अब जो करना है तुझे ही करना है। ऐसे एक माँ को अपनी बेटी के घर में रहते हुए अच्छा नहीं लगता और लोग बातें भी बना रहे हैं। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही वृद्धाश्रम जाकर वहाँ माँ के रहने की बात कर लूंगी। ये हुई ना बात? चल अच्छा है, वहाँ भी बहुत सारे लोग रहते हैं जिन्हें अपने बच्चों का सहारा नहीं मिलता, और तेरा तो कोई भाई भी नहीं है। कब तक तेरी माँ तेरे घर या तेरी छोटी बहन के घर भटकती रहेगी? चंदा के घर तो माँ जाने का नाम भी नहीं लेती। अरे उसके पास है ही क्या, एक टूटी हुई झोपड़ी के अलावा। खैर खाने में क्या बनाऊं? आपके लिए पनीर बना देती हूँ और सुबह की दाल और रोटी माँ ही ले लेंगी। ये सारी बात अपनी बेटी को अपने हाथ का बना लड्डू देने जा रही दुलारी सुन लेती है और उल्टे पांव अपने कमरे में चली जाती है और उदास होकर खुद से कहती है,
मैंने सोचा था कि कुछ दिन मधु के घर रह लूंगी और कुछ दिन चंदा के घर, लेकिन मधु ने तो मुझे वृद्धाश्रम भेजने का मन बना लिया है। मेरी ही परवरिश में शायद कोई कमी रह गई है। दुलारी अब रोते हुए अपना सामान बांधने लगती है, लेकिन एक सगी बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी, वो भी अपनी सास के साथ मिलकर? क्या माँ बेटी के बीच के इस कड़वे रिश्ते में सास का हाथ था, या खुद अपनी सगी बेटी अपनी माँ को अपने पास रखना नहीं चाहती थी? क्या थी वजह, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। दुलारी की 2 बेटियां थीं, चंदा और मधु, और दोनों ही अपनी किस्मत के मुताबिक शादी करके अपने अपने घर जा चुकी थी। चंदा की किस्मत में आई थी गरीबी और मधु की किस्मत में शानो शौकत और ऐशो आराम लिखा था, जिससे वो सुखी सुखी रह रही थी। लेकिन अपनी दोनों ही बेटियों से मिलने की इच्छा जाहिर होने के बाद दुलारी सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी मधु से मिलने उसके ससुराल में पहुंचती है। मेरी लाडो, कितनी बदल गई है, और तुझे माँ की याद नहीं आती? हाँ माँ, आती है आपकी याद, और गले मिलने की क्या जरूरत है, थोड़ा पीछे हो जाओ माँ। माँ के शरीर से कितनी बदबू आ रही है। इसे क्या हुआ? क्या इसे मेरे आने की खुशी नहीं हुई? अरे समधन जी, आइए आइए, स्वागत है आपका हमारे इस बंगले में। और बताइए कैसे आना हुआ? जी बस समधन जी, बेटी से मिलने का मन हुआ तो चली आई। कितने दिनों से इसे मिलने के लिए बुला रही हूँ, लेकिन ये है कि अपनी माँ से मिलने आ ही नहीं रही थी, तो सोचा मैं ही मिल लूं। दुलारी अपने साथ अपनी बेटी के लिए साड़ी लेकर जाती है, जिसे देते हुए दुलारी अपनी बेटी से कहती है, ये मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ, बता कैसी साड़ी है? हाँ ठीक ही है। अरे चमेली, इतना लेट क्यों आई है? घर में सारा काम पड़ा है, जल्दी जल्दी निपटा। अपनी माँ की बातों को काटते हुए मधु नौकरानी से बात करने लगती है और उसे काम समझाने लगती है। अब रात का खाना खाने के लिए सारा परिवार रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ खाने के बाद दुलारी अपनी बेटी को पैसे देती है। ये ले मधु बेटा, पैसे। अरे माँ, पूरे 5,000 का खाना खाया है हम लोगों ने, और आप 100 रुपए दे रही है। रखिए इसे, आपकी दवा में काम आएगा। मधु की बात सुनकर दुलारी उदास हो जाती है, लेकिन वो अपनी बेटी की बातों का बुरा नहीं मानती। पर धीरे धीरे उसे एहसास हो गया था कि उसकी बेटी अपनी अमीरी का अपनी माँ को ठाट बाट दिखा रही है। ऐसे ही दुलारी को अपनी बेटी के घर रहते हुए 10 दिन से ज्यादा हो जाता है। एक रोज दुलारी अपनी बेटी को अपने हाथ से बनाया हुआ लड्डू देने उसके कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली होती है, अंदर से दुलारी को मधु की आवाज आती है। तभी दुलारी के कमरे में चमेली आती है, जो दुलारी के लिए चाय लेकर आई थी। माँ जी, ये आपकी चाय। अरे बेटा रुकना जरा, ये जो साड़ी तुमने पहनी है ये तुम्हें किसने दी? बड़ी अच्छी है इसीलिए पूछा। अम्मा जी, ये तो मुझे मधुमेह साहब ने दिया, कह रही थी कि मेरी माँ लेकर आई है और ये साड़ी मैं पहनने नहीं वाली। इतना सुनकर दुलारी की आंखें और भी ज्यादा भर आती हैं, और अब वो शाम को ही अपनी बड़ी बेटी के घर से निकलकर सीधे अपनी छोटी बेटी के घर पहुंचती है, जो बेहद गरीबी में अपना जीवन जी रही थी। एक टूटी हुई झोपड़ी में वो अपने पति और बच्चों के साथ रह रही थी। माँ, आप यहाँ, वो भी बिना बताए। बता दिया होता तो मैं खुद आपको लेने आती। तुझे परेशान करना नहीं चाहती थी। कैसी है मेरी बेटी? पहले आप बैठो, मैं आपके लिए चाय पानी बनाती हूँ। अब जल्दी जल्दी चंदा चूल्हे पर ही अपनी माँ के लिए चाय बनाती है, माँ को पानी पिलाती है और माँ के पैर दबाने लगती है। इतना कुछ क्यों कर रही है मेरे लिए? आपको पता भी है, आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। अब माँ जी आप आई हैं तो कुछ दिन रुक कर जाइएगा। और मैं तो हमेशा चंदा से कहता हूँ, माँ जी वहाँ अकेली रहती हैं तो माँ जी को बुला क्यों नहीं लेती? तुम लोगों से मिलकर दिल खुश हो गया। जहाँ एक तरफ अपनी अमीर बेटी के घर दुलारी को इतना कुछ सहना पड़ा, वहीं गरीब बेटी के घर आने के बाद एक बार फिर दुलारी को मान सम्मान प्यार सब कुछ मिल रहा था। अब देर रात दुलारी के लिए चंदा अपने हाथों से खीर और पूरी बनाती है, जिसे खाकर दुलारी अपनी बेटी की खूब तारीफ करती है। लेकिन कुछ देर बाद दुलारी देखती है कि चंदा और उसका दामाद रोटी को पानी में डुबो कर खा रहे हैं। दामाद जी और चंदा ये पानी के साथ रोटी क्यों खा रहे हैं, जबकि मुझे तो चंदा ने खीर और पूरी खाने को दिया था। उस वक्त दुलारी चंदा अपने दामाद से कुछ नहीं कहती। अब ऐसे ही दुलारी को अपनी बेटी चंदा के घर रहते हुए करीब 20 दिन से ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसे अपनी गरीब बेटी के घर रहते हुए कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि उसे किसी चीज की दिक्कत हुई है। एक रोज सुबह सुबह दुलारी की नींद उस वक्त खुल जाती है जब बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे तुमने कहा था 10 तारीख को पैसे आ जाएंगे। दुकान से सामान पर सामान आता जा रहा है, लेकिन पैसे अब तक नहीं मिले। अगर मुझे शाम तक पैसे नहीं दिए तो देख लेना मोहन भाई साहब, अच्छा नहीं होगा। धीरे बोलिए लाला जी, घर में माँ सोई हुई हैं, उठ जाएंगी।
अरे कोई भी उठे, मुझे मेरे पैसे से मतलब है। शाम तक मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। इतना कहकर लाला वहां से चला जाता है, लेकिन मोहन अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, माँ जी के लिए हम जो कुछ भी राशन लाते रहे हैं उसका बिल कुछ ज्यादा हो गया है, उसे हमें चुकता तो कर देंगे। दुलारी ये सारी बातें सुन लेती है। अपनी बेटी का संघर्ष, अपनी बेटी की दिक्कत, सब कुछ दुलारी देख और सुन रही थी, और वो समझ चुकी थी कि उसकी गरीब बेटी अपनी हैसियत से ज्यादा अपनी माँ के लिए कर रही है। चंदा बेटा, क्या हुआ? कौन आया था दरवाजे पर और इतना चिल्ला क्यों रहा था? कोई भी तो नहीं था माँ, वो तो गांव का लाला था, उसकी आवाज ऐसी ही है, बस बातें कर रहे थे हम। दुलारी अपनी बेटी से ज्यादा सवाल नहीं करती। अब इस बात को भी कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज दुलारी अपने घर जाने की बात करती है, तो दुलारी की बेटी और दामाद दोनों ही दुलारी को अपने घर रहने की गुजारिश करते हैं। माँ जी, आपको पता है मेरी माँ और पिताजी बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। बड़े भैया ने मुझे पाला और जब मेरी शादी हुई तो मुझे माँ के रूप में आप मिली, और अब आप भी अकेली रहती हैं, तो आप मेरी माँ की तरह यहाँ रह सकती हैं। तुम दोनों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरा मन भी नहीं है अब तुम दोनों से दूर जाने का। कुछ दिन पहले मैं मधु के घर गई तो उसने मुझे नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके पास धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ था, लेकिन मुझे उसने सिर्फ नीचा ही दिखाया, बल्कि उसने मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने की बात कही। दीदी ने आपको ऐसा कहा? मैं दीदी से अभी बात करती हूँ। नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं है, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं तुम दोनों से मिलने आई ताकि तुम दोनों का रहन सहन, तुम दोनों का प्यार पा सकूं। लेकिन मधु को उसके पैसे से प्यार है और जो तूने दिया उसे मैं कभी भूल नहीं सकती, इसीलिए जमींदार से हाल फिलहाल में ली गई जमीन में तेरे और दामाद जी के नाम करती हूँ मैं। जहां एक तरफ मधु के व्यवहार से दुलारी काफी दुखी थी, वहीं अपनी गरीब बेटी चंदा के प्यार ने दुलारी को अपना सब कुछ न्यौछावर करने को मजबूर कर दिया था।